योगः कर्मसु कौशलम्। तो हमारे व्याख्यान के पहले भाग में हमने एक्सेलेंस क्या है और एक्सेलेंस पाने के लिए कौन से स्टेप्स है, कौन से सोपान है, इसमें से कुछ सोपान की चर्चा की। मैंने पहले ही बताया कि एक्सेलेंस बहुत ही कॉम्प्लेक्स थिंग है और उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। तो इतने ही एस्पेक्ट है इतना नहीं है, और भी दूसरे एस्पेक्ट हम उसमें जोड़ सकते हैं। तो और कुछ महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है, उसकी बात हम करेंगे। एक है इफेक्टिवनेस। तो इफेक्टिवनेस इज़ द राइट थिंग टू डू, वेयर एज एफिशिएंसी इज़ द राइट वे टू डू इट। अब इफेक्टिवनेस क्या है? तो असरकारकता है, प्रभावकता है। हमने पहले कहा कि हमारा जो एजुकेशन है या हमारा जो रिसर्च है वो केवल एजुकेशन या रिसर्च नहीं होना चाहिए, इफ़ेक्टिव होना चाहिए। क्यों? IIT की शिक्षा को हम ज़्यादा अहमियत देते हैं, इंडस्ट्रीज़ वाले उनको ज़्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि वहाँ जो शिक्षा दी जाती है वो बहुत इफ़ेक्टिव होती है, बहुत ही प्रभावक होती है, इसलिए उसकी मूल्यवत्ता है। तो इफ़ेक्टिवनेस ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम जो शिक्षा दें ये ऐसी शिक्षा होनी चाहिए कि समाज में वो कुछ काम करने के लिए सफल हो। जो कुछ भी शिक्षा विद्यार्थी ने ग्रहण की है, अगर कॉमर्स का स्टूडेंट है तो कॉमर्स की विद्या उसको मिली है, या आर्ट्स का है तो आर्ट्स में कोई लैंग्वेज पढ़ा हुआ है, जो कुछ भी पढ़ा है, लॉ पढ़ा हुआ है, कोई मेडिकल का स्टूडेंट है तो मेडिसिन पढ़ा हुआ है, लाइब्रेरी साइंस का है तो लाइब्रेरी पढ़ा हुआ है। तो जो कुछ भी पढ़ा है वो इफ़ेक्टिव बन पाए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा असरकारक कैसे कर पाए, ये अगर उसको पता है तब जाके उसकी शिक्षा है वो एक्सलेंट हो पाएगी। तो ये इफ़ेक्टिवनेस क्या है? तो राइट थिंग टू डू, वेयर एज एफिशिएंसी इज़ द राइट वे टू डू इट। एक तो योग्य चीज़ करनी है इफ़ेक्टिव बनाने के, योग्य समय में योग्य चीज़ करनी और उसको योग्य तरीके से, राइट वे, उचित तरीके से करनी चाहिए। किसी भी तरह से कर दिया ऐसा नहीं चलता, उसके लिए भी कोई एक अच्छा सा रास्ता होना चाहिए और उसको अच्छी तरीके से करना चाहिए। मैनर्स वगैरह जो है वो भी आना चाहिए। आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो बहुत सारी बातें आपको पता होती है, जानते हैं, पर जाके बोल दिया, पूछा, जवाब दे दिया, इतने से ये जो सिलेक्शन कमेटी वो प्रभावित नहीं होती है। आप किस तरह से अंदर प्रवेश करते हैं, वहाँ जाके आपका व्यवहार क्या है, फिर प्रश्न के उत्तर देते वक्त कैसा अप्रोच आपका है, ये सब बातों को वो ध्यान में रखते हैं। तो एजुकेशन जो आपकी है ये सर्वग्राही होनी चाहिए, सर्वांगीण विकास पर उसका लक्ष्य होना चाहिए, और उसके लिए इफेक्टिवनेस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इफेक्टिव एजुकेशन मीन्स द राइट एजुकेशन। कैन आवर एजुकेशन जनरेट contribution oriented citizens rather than job oriented salary earners? ये प्रश्न हमको सभी को पूछना चाहिए कि हम जो शिक्षा दे रहे हैं वो क्या कर रही है, वो जॉब ओरिएंटेड और सैलरी अर्नर्स ही हम तैयार कर रहे हैं कि कंट्रीब्यूशन ओरिएंटेड। कल हमने कहा था ना कि व्हाट दक्ष गुरु कैन कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। शिक्षक बने आप, गुरु बने, इतना ही पर्याप्त नहीं है, आपको समाज को कुछ प्रदान करना है। ये भावना भी होनी चाहिए कि आप जिस भी फील्ड में काम, जो कुछ भी काम करते हैं उसके द्वारा समाज की और समाज के द्वारा परमेश्वर की पूजा कर रहे हैं। तो हमारा प्रत्येक कार्य ये समाज सेवा का हो, राष्ट्र सेवा का हो, और उसके द्वारा परमेश्वर सेवा हो बन पाए, तभी जाके ये सच्चे अर्थ में शिक्षा कहलाएगी। Can our education create citizens who can contribute to the harmony between man and nature? ये अभी जो कोरोना का संकट हुआ है, या कभी कभी अर्थक्वेक आ जाता है, सुनामी आ जाती है, अतिवृष्टि हो जाती है, अनावृष्टि हो जाती है, तो इसका कारण क्या है? आपके इस इंडक्शन प्रोग्राम में एनवायरनमेंट का भी एक टॉपिक रखा गया है। कुछ लोग आएंगे
और एनवायरनमेंट के प्रति आपको सजग करेंगे, सभान करेंगे। तो एनवायरनमेंट भी एक चीज़ है, नेचर जिसको हम कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, और मनुष्य, ये पूरी जो दुनिया है, दुनिया को छोड़िए, हमारा जो ये पृथ्वी है, पृथ्वी जहाँ पे हम रहते हैं, तो मनुष्य ही केवल नहीं रहते हैं, मनुष्य तो एक योनि है। आपको मालूम है कि 84 लाख योनि, 84 लाख योनियों की हमारे यहाँ कल्पना की गई है। और कल्पना ही नहीं है, हकीकत है। आज के साइंटिस्ट तो कहते हैं इससे भी ज़्यादा योनि है। अभी जो ये कोविड-19 आया, वो 84 लाख योनि का नहीं था, उसके बाद में अभी आया है ना, 1 साल पहले आया, तो नई योनि हो गई। वायरस की एक योनि होती है और हज़ारों प्रकार के वायरस भी होते हैं। तो ऐसी बहुत सारी योनि है, इतनी सारी जीव सृष्टि है, और ये पूरी प्रकृति है, और ये पृथ्वी पर हमसे वो सीनियर है। आपको समझ लेना चाहिए कि ये जो पृथ्वी है और ये जो सूर्य है, ये पूरा जो हमारा सौर मंडल है, उसको अस्तित्व में आए कितना समय हुआ है? तो 4.6 बिलियन ईयर्स, यानी 460 करोड़ वर्ष हुए हैं। ऐसा साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि ये पृथ्वी, ये सूर्य, ये सब का अस्तित्व 460 साल पुराना है, 460 करोड़ साल, 4.6 बिलियन ईयर्स, इतना पुराना है। और ये पृथ्वी पर जो ये वनस्पति सृष्टि है, ये छोटी छोटी जीव सृष्टि जिसको आपने कोविड नाम दिया है, ये हमारे से तो सैकड़ों साल, हजारों करोड़ों साल पहले आई हुई है। क्योंकि ये 4.6 बिलियन ईयर्स पहले ये जब पृथ्वी सूर्य से अलग हुई, तब तो वो आग का गोला थे, सूर्य जैसे ही थे। पर धीरे 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 सैकड़ों बल्कि करोड़ों साल होने के बाद ये जब ठंडी हुई और उस पर जीव सृष्टि का निर्माण होने लगा, तो सबसे पहले उसमें जो एक कोशी जीव पैदा हुई है, जिसको बोलते हैं हम, ये वायरस कहते हैं, वो एक कोशी है, अमीबा वगैरह जो कहते हैं। ऐसे जो आज से कई सैकड़ों करोड़ों साल पहले निष्पन्न हुए हैं। उसके बाद में वनस्पति सृष्टि अस्तित्व में आई। उसके कई करोड़ों साल बाद ये पशु पक्षी वगैरह सृष्टि अस्तित्व में आई, चिंपांजीज वगैरह अस्तित्व में आए, और मनुष्य को इस पृथ्वी पर आए तो केवल 2 लाख वर्ष हुए हैं। यानी 460 करोड़ साल पुरानी ये पृथ्वी पर हमारा आगमन को 2 लाख वर्ष हुए हैं, ऐसा साइंटिस्ट का कहना है। 2 लाख पहले जो थे वो हमारे पूर्वज थे, जिनको हम वानर कहते हैं, चिंपांजीज वगैरह कहते हैं, वो हमारे पहले पृथ्वी पर आए थे, गोरिल्ला वगैरह जो है वो। और मनुष्य को आए तो 2 लाख वर्ष हुए। तो हम सबसे बाद में आए हैं, और फिर हमारी दादागिरी चलने लगी, हम सभी को कंट्रोल करने लगे। ये सैकड़ों करोड़ों साल पहले अस्तित्व में आया हुआ वायरस, उसको हम दबाने लगे, नष्ट करने लगे, ऐसी दवाइयाँ बनाने लगे कि वायरस को, मच्छर को, जीव जंतुओं को ख़त्म करने लगो। तो जब जाके वो भी रिवॉल्ट करेगा ही कभी, और किया। आज से 102 साल पहले भी किया था। 1918 में भी कोई ऐसा स्पेनिश वायरस आ गया था पृथ्वी पर, और उसने भी तबाही मचा दी थी, लाखों लोगों को ख़त्म कर दिया था। कहते हैं कि करोड़ों लोगों को मार दिया था आज से 102 साल पहले। फिर भी मनुष्य सुधरा नहीं। मनुष्य चीज़ है, वानर्स में से आया है ना। बंदर के बारे में कहा जाता है कि कितना भी वृद्ध हो जाए बानर, पर गुलाटी लगाता नहीं झुकता। तो बंदर ही चंचल होता है, और उसमें से आए हुए हम मनुष्य उत्क्रांति में, तो हम भी ऐसे ही है। कितने भी थपाटे लगेगी, कई सुनामी आ गई, कई अर्थक्वेक आ गए, कई बाढ़ आ गई, सैकड़ों लोग, हजारों लोग तबाह हो जाते। अभी अब बाढ़ आ रही है कई जगह पे, चीन में भी आई हुई है। चीन में से तो शुरू आई कोविड, तो वहाँ पर भी थपाट। फिर भी वो जिनपिंग सुधरेगा नहीं, सुधरने वाले ही नहीं है मनुष्य। वो तो ऐसे समझते हैं कि हमारे पास अस्त्र शस्त्र है तो हम दुनिया को कंट्रोल कर पाएंगे। वो वहाँ पे ट्रंप महाशय भी ऐसा मानते हैं कि हमारे पास इतने अणु बम है, परमाणु बम है, हम दुनिया को हिला पाएंगे। अरे आप तो जब हिला पाएंगे तब हिला पाएंगे। ये एक छोटा सा वायरस है, उसने तो पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। तो ऐसा नहीं है कि पावर केवल आपके पास में ही है, छोटे छोटे जीव जंतु में भी होता है। एक छोटी सी चींटी भी होती है ना, वो चाहे तो बड़े एलिफेंट को, हाथी को परेशान कर सकती है, उसको हैरान परेशान कर सकती है। तो ऐसा मत समझना चाहिए उसको कि भाई ये छोटी है तो उसका कोई अहमियत नहीं है। तो ये बात है कि
हमें नेचर और मनुष्य के बीच में संतुलन करना चाहिए। हमारी क्या सिद्धि है ये हम जानते हैं, पर हमारी मर्यादा क्या है वो भी हमको होना चाहिए। और ये जीव जंतु है, पशु पक्षी है, वृक्ष है, वनस्पति है, वो हम पर कितना बड़ा उपकार करते हैं ये हम भूल जाते हैं। पेड़ पौधों को हम काट डालते हैं, अरे कितना हमको ऑक्सीजन देता है, प्राणवायु देते हैं, हमारा जीवन में जरूरी है, वो हमको प्रदान कर रहे हैं और उसको हम नष्ट करने पे तुले हुए हैं। तो फिर तो वो भी अपना रौद्र रूप दिखाएंगे ही, और उसका परिणाम हम देख रहे हैं। तो ये हार्मनी जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग साहित्यकार संवादिता कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे गुजराती के बहुत बड़े कवि हो गए, जो हमारे गुजरात यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे थे 2 टर्म के लिए, और केंद्र की साहित्य अकादमी के भी अध्यक्ष रहे थे, राज्यसभा के भी मेंबर हुए थे। ये उमाशंकर जोशी, उन्होंने एक वाक्य कहा है, अमे सारस्वतो संवादिता ना साधको। तो हम लोग शिक्षक जो है उसको सारस्वत कहते हैं, सरस्वती के हम उपासक हैं। तो हम जो सारस्वत है, शिक्षक है, गुरु है, वो संवादिता के साधक है। संवादिता, हार्मनी, तो मनुष्य के बीच में संवादिता होनी चाहिए, मनुष्य और प्रकृति के बीच में संवादिता होनी चाहिए। और ये सब करने के लिए हमको हमारी जो शिक्षा है उसको संवादी शिक्षा बनानी चाहिए, और वो करने के लिए इफेक्टिवनेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल। दूसरा स्टेप जो है उसका नाम है इकोनॉमी। अब इकोनॉमी शब्द मैं बोलूँगा तो आप में से जो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर होंगे या कॉमर्स के प्रोफेसर्स होंगे उनको लगेगा कि हमारी बात कर रहे हो। ठीक है, आपकी बात नहीं है, ऐसा नहीं है, पर यहाँ पर इकोनॉमी का मतलब दूसरा है। इकोनॉमी इज़ द इसेंस ऑफ एक्सलेंस। एक्सलेंस जो है, श्रेष्ठता है, उसका इसेंस इकोनॉमी में है। अब यहाँ इकोनॉमी का मतलब अर्थशास्त्र नहीं है, आप समझ लीजिए। अर्थशास्त्र को तो कई लोग अनर्थशास्त्र भी कहते हैं। बहुत अनर्थ, अर्थम अनर्थम भावय नित्यम, शंकराचार्य जी ने कहा है कि अर्थ को अनर्थ ही समझना चाहिए, क्योंकि वो दुनिया में जितनी समस्याएं खड़ी करता है उतनी और कोई नहीं करता है। तो अर्थम अनर्थम, तो उस अर्थ की, वो मनी की बात हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ इकोनॉमी का मतलब होता है करकसर, हिंदी में उसको बोलते हैं नपातुला। नपातुल के बोलना चाहिए। बोलने में कहते हैं ना कि भाई बोलने में सावध रहना चाहिए, ऐसे ही बम्बार्डिंग नहीं करनी चाहिए। रेटोरिक्स जिसको कहते हैं, वाग्मिता कहते हैं, ऐसे बोलना नहीं चाहिए। तो और शिक्षक को तो खास ध्यान में रखना चाहिए कि अगर एक शब्द से अपनी बात कह सकते हैं तो 2 शब्द बोलने की ज़रूरत नहीं है। बिन जरूरी व्यय, जो इकोनॉमिस्ट कहते हैं ना कि भाई पैसा का भी नहीं करना चाहिए, ज़रूरी है उतना ही खर्च करना चाहिए। गांधी जी भी कहते थे कि जितनी ज़रूरी है उतना खर्च करने की, इतना उपभोग करने की हमको छूट दी गई है, उसे ज़्यादा नहीं। अब बहुत सारे पैसे कमाते हो तो बहुत सारे उड़ाएंगे, ऐसा नहीं, ज़रूर है उतना खर्च कीजिए, बाकी उसको कोई दूसरे अच्छे काम में लगा सकते हैं। तो शब्दों का भी ऐसा है, हमारे पास ज्ञान बहुत है और हम क्लास में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए किया, अब मास्टर है, बहुत बड़े रिसर्चर है, स्कॉलर है, पर आपके सामने जो स्टूडेंट है वो तो फर्स्ट ईयर का है, अभी स्कूल में से आया हुआ है, बेसिक्स भी उसको मालूम नहीं है। तो उसके साथ में जब बात करनी हो तो आपकी विद्वत्ता उस पर थोपनी नहीं है, पर उसको जो ज़रूरी है और उसकी क्षमता के अनुरूप है, ऐसी बात को सरल शब्दों में और कम शब्दों में व्यक्त करना, इसको इकोनॉमी कहते हैं। तो एक्सेलेंट एजुकेशन इज दैट विच इज क्वालिटेटिव, कंप्लीट, परफेक्ट, एक्यूरेट, क्लीन, इफेक्टिव एंड इकोनॉमिक। जो कुछ भी स्टेप्स हमने गिनाए वो सभी को हमने यहाँ एक साथ में रख दिए है कि एक्सेलेंट एजुकेशन इज़ दैट विच इज़ क्वालिटेटिव, उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, क्लीन भी होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, इफेक्टिव एंड इकोनॉमिक भी होना चाहिए। और इकोनॉमी की बात अर्थ के संदर्भ में भी करना चाहे तो भी हम उसके बारे में भी विचार सकते हैं। द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इज इंक्रीजिंग बिकॉज of our tendency
टू फुलफिल आवर वांट्स रादर देन आवर नीड्स। दो शब्द यहाँ पर है, एक है वांट्स और दूसरी है नीड्स। तो नीड्स यानी जरूरियात, जीवन जरूरी, जीवन जीने के लिए मिनिमम जो जरूरी चाहिए, हवा, पानी और खुराक, और रहने के लिए आवास, ये सबको मिलना चाहिए। और ये प्राप्त कर सके विद्यार्थी, ऐसी शिक्षा हमको देनी चाहिए। पर ये देने के लिए प्राचीन काल में जो गुरुकुल्स थे, वहाँ कोई शिक्षा, कोई फीस वगैरह नहीं लेते थे। आज भी हिंदुस्तान में ऐसी कई शिक्षा संस्थाएं हैं, मैं जानता हूँ, जहाँ पे विद्यार्थी से पढ़ने के लिए 1 रुपया भी, 1 पैसा भी फी नहीं ली जाती है, निःशुल्क पढ़ाया जाता है, पूरी शिक्षा उनको मुफ्त में दी जाती है। इतना ही नहीं, उनके लिए शिक्षा, जो पाठ्य पुस्तक है, नोट्स बुक्स है, यूनिफॉर्म है, गणवेश है, वो सब भी प्रोवाइड किया जाता है। और जहाँ पे हज़ारों रुपये की फ़ीस ली जाती है, लैक्स ऑफ रुपीज़ की फ़ीस ली जाती है, वो शिक्षा देते हैं, उससे भी बढ़िया और बढ़तर और श्रेष्ठ शिक्षा ऐसी संस्थाओं में मिलती है। ऐसी संस्थाओं में से निकलने वाले विद्यार्थी समाज को ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, हमने देखा है। कल हमने बात कही थी वो भगिनी निवेदिता की स्कूल की, जहाँ वो फीस नहीं लेती थी, 1 पैसा भी नहीं, फिर भी वहाँ पढ़ी हुई निवेदिता की जो विद्यार्थिनियाँ थे, उन्होंने समाज जीवन को जो प्रदान किया है, वो उसी कोलकाता की जो बेस्ट स्कूल, जो इंटरनेशनल स्कूल कही जाती है, जहाँ हज़ारों या लाखों रुपये की फ़ीस ली जाती है, वहाँ के बच्चों शायद उतना ज़्यादा प्रदान नहीं करते होंगे। तो ऐसा नहीं है कि जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन गए हैं बहुत, और वहाँ एयर कंडीशन क्लासरूम्स है और सभी लेटेस्ट इक्विपमेंट्स है, और वहाँ विद्यार्थी से भी लाखों रुपये की फ़ीस ली जाती है, इस कारण ही वो श्रेष्ठ विद्यार्थी होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसे बहुत सारे गुरुकुल भी है, आज भी है और पहले भी थे, और ऐसी आदर्श शिक्षा संस्थाएं भी है जहाँ पे बहुत ही मिनिमम खर्च में चलता है, शिक्षा दी जाती है, और जीवन लक्ष्य, मूल्यनिष्ठ जीवन शिक्षा उनको प्रदान की जाती है। तो ये ध्यान में रखना चाहिए। इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स एंड इकोनॉमी ऑफ टाइम कैन एनहांस इकोनॉमी ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन में इकोनॉमी लाने के लिए जो टाइम है और शब्द है, उसमें भी इकोनॉमी करनी चाहिए। मैंने कहा कि हमें क्लासरूम में, देखो मेरे पढ़ाने के लिए अभी कहा कि आपको 80-90 मिनट के अंदर बात करनी है, तो इतने समय में मुझे अपनी बात रखनी आनी चाहिए। अगर मुझे 3 घंटे का समय दिया जाए तो यही बात मैं 3 घंटे में भी बोल सकता हूँ। 1.5 घंटे में बोलना है तो उसमें भी बोलना आना चाहिए, और कहीं पर अगर आधे घंटे में भी मुझे बात करनी है यही टॉपिक पर, तो उतने में भी बोलने के लिए मैं सक्षम होना चाहिए। तो शिक्षक यही है कि जो जितनी समय उनको दिया गया है, जितने तास दिए जाते हैं, उसमें अपने जो विषय है उसको पूर्णता से अच्छी तरह से रख सके विद्यार्थी के सामने। और इसके लिए इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स तो होना चाहिए, इकोनॉमी ऑफ टाइम भी होना चाहिए, समय मर्यादा में बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको 80 मिनट का समय दिया गया और उसमें से 70 मिनट तक, 70 मिनट्स तक तो आप दूसरी बात है, भूमिका की बातें करें जो रिलेटेड नहीं है, ऐसी बात कर, और फिर बाद में देखो गए 10 मिनट ही बाकी है, फट 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 करके पॉइंट्स थोड़े बहुत बता दिए और अपनी बात खत्म कर दी। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो टाइम की इकोनॉमी और शब्दों की इकोनॉमी, इन दोनों को एक साथ में मिला के उसका संयोग करके अपनी बात को श्रेष्ठतम रूप से देने का प्रयास करना चाहिए। द बेस्ट एजुकेशन इज नॉट नेसेसरी द कॉस्टली एजुकेशन। ऑन द कॉन्ट्ररी, द बेस्ट एजुकेशन इज इकोनॉमिक बिकॉज इट इज़ एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। तो इकोनॉमिक जो होता है, बहुत ही कम फीस लेने के बाद दी जाती है, ऐसी शिक्षा भी अगर श्रेष्ठ और पारमिता युक्त शिक्षा बन सकती है। नेक्स्ट स्टेप जो है वह है ऑर्डर। ऑर्डर यानी आदेश नहीं पर व्यवस्था। ऑर्डर इज द अरेंजमेंट एस्पेक्ट ऑफ एक्सलेंस इन एजुकेशन। अरेंज करना चाहिए जो हमारी बात है। एक छोटा सा आर्टिकल आपको लिखना है तो उसमें भी आपको 5-6 पॉइंट्स जिसको लेके आप करने वाले हैं, या
30-35 मिनट में आपको एक टॉपिक विद्यार्थियों को पढ़ाना है, तो आपको उसको अरेंज करना चाहिए कि मुझे इतने इतने पॉइंट्स की बात करनी है और इतना मेरे पास समय है। तो इतने समय में किस प्रकार से इकोनॉमिकली और इफ़ेक्टिवली मैं अपनी बात रख सकूं, इसके लिए उसको एक ऑर्डर में रखना चाहिए। जैसे कि हमने एक्सेलेंस की बात है तो उसके कुछ स्टेप्स बना दिए। ऐसे मैं 1.5 घंटे तक बातें करता रहूं और आपको पता ही न चले कि भी कौन से स्टेप है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो हमने 1, 2, 3 करके स्टेप बताए और 80 मिनट में मैं कितनी बात कर सकता हूँ, इतने स्टेप्स लेके प्रत्येक स्टेप को मैं समझाने लगा, आपको उसकी डिफाइन करने लगा, तब जाके मेरी बात मैं अच्छी तरह से रख सकूँगा। ऐसा ही आपको भी जब क्लासरूम में जाते हैं, पढ़ाने जाते हो, तो करना चाहिए। द राइट थिंग इन द राइट प्लेस इज ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब है राइट थिंग इन द राइट प्लेस। राइट टीचर फॉर राइट सब्जेक्ट इज ऑर्डर। राइट स्टूडेंट्स फॉर राइट फील्ड्स इज ऑर्डर। तो ये बात भी है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी बाबत में माहिर होता है। जैसे कि आप इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं या आप हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, तो हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाने में आप माहिर हो सकते हैं। आपको अगर हिस्ट्री के कोई टॉपिक पे बोलने के लिए कहा जाए तो आप अच्छी तरह से बात करेंगे। पर अगर आप हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं और इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ जानते ही नहीं है और आपको कहा जाए कि नहीं आप इकोनॉमिक्स पढ़ाइए, तो आप पढ़ा नहीं पाएंगे। आप विनयन में यानी कि आर्ट्स फैकल्टी में पढ़ाते हैं तो आर्ट्स की जो सज्जता आप में होनी चाहिए, और विद्यार्थी भी आर्ट्स में ऐसे होने चाहिए जिनकी आर्ट्स में रुचि है। अगर साइंस में कोई आर्ट्स का विद्यार्थी चला जाए, जैसे कि मैं चला गया था, एसएससी करने के बाद साइंस में चला गया, 1 साल पढ़ा, प्री साइंस उस ज़माने में था, तो पढ़ा, मुझे लगा कि मैं कि गलत जगह पे आ गया। ऐसा नहीं था कि मेरा आईक्यू कम था। एसएससी में मैंने डिस्टिंक्शन मार्क्स हासिल किए थे और हमारे पूरे स्कूल में 2nd नंबर पे मैं पास हुआ था, पर साइंस में रुचि नहीं हुई। गया 1 साल तक पढ़ा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स सब कुछ पढ़ा, पर मुझे लगा कि मेरी रुचि तो लिटरेचर में है, मुझे तो उसमें मजा आएगा, तो मैंने स्विच और कर दिया। प्री साइंस में भी मेरा डिस्टिंक्शन मार्क्स आया। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता था, समझ में भी आता था, पर रुचि नहीं थी। रुचि कहाँ थी? तो मेरी आर्ट्स में, और आर्ट्स में भी लिटरेचर में। तो मैं आर्ट्स में चला गया, गुजराती लिटरेचर सब्जेक्ट लिया। मेरे प्रिंसिपल ने तो मुझे बहुत टोका कि अरे तू मूर्खामी कर रहा है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, साइंस में रह के डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। उस ज़माने में तो बहुत मुश्किल से होता था, तो बन सकेगा। पर मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं बनना है, मुझे तो प्रोफेसर ही बनना है, और वो भी लिटरेचर का। तो मैं वहाँ चला गया और वहाँ मुझे मज़ा आई। 3 साल में पढ़ा, बहुत ही आनंद आ गया। शिक्षक भी हमारे जिसको रुचि थी वही हमने पढ़ाते थे। तो एक आनंद यात्रा, शिक्षा ये आनंद की यात्रा होना चाहिए, जर्नी होनी चाहिए, जहाँ पढ़ाने वाले को भी आनंद आता हो, खुशी होती हो, पढ़ने वाले को भी। आप भी टेंस में हो जाए, पढ़ाने क्लास में जाना है तो कई टीचर लोग टेंस हो जाते हैं कि अरे क्लास लेना पड़ेगा, और बहुत टेंशन हो जाती है। और विद्यार्थियों को भी लगेगा कि ये फला शिक्षक आया, अब हम बोर कर देगा। कई लोग तो वो छोड़ के क्लास चले जाने चाहते हैं कोई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको रुचि है, आपकी क्षमता, दक्षता भी ऐसी है कि आप इसको इस तरह से उस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं कि विद्यार्थियों को आनंद लगे। मैं जब गुजरात यूनिवर्सिटी में मास्टर्स कर रहा था तो मेरा तो गुजराती लिटरेचर सब्जेक्ट था, और मेरे एक प्रोफेसर थे, वो गुजराती लिटरेचर पढ़ाते थे। पर आसपास में जो दूसरे बिल्डिंग्स थे, जहाँ पे कोई इकोनॉमिक्स में पढ़ता था, कोई हिस्ट्री में पढ़ता था, कोई सोशियोलॉजी में पढ़ता था, कोई लॉ में पढ़ता था, कोई एमएससी कर रहा था, वो लोग भी उनके लेक्चर सुनने के लिए आते थे। देखो, तो पढ़ाते हैं वो लिटरेचर, पर ऐसा पढ़ाते हैं कि केवल गुजराती के विद्यार्थी, दूसरे संस्कृत के, अंग्रेजी साहित्य के विद्यार्थी भी आकर बैठ जाते हैं, उनकी परमिशन लेकर अलबत्त, और उनको भी अच्छा लगता कि नहीं, इनको रुचि है तो पढ़ाओ। तो रुचि है तो मज़ा आएगा, आपको भी पढ़ाने में आएगा, विद्यार्थियों को पढ़ाने में आएगा। इसलिए कहा है कि जो राइट थिंग इन द राइट प्लेस इज ऑर्डर, एंड राइट स्टूडेंट्स फॉर राइट फील्ड इज ऑल्सो ऑर्डर, और राइट टीचर फॉर राइट सब्जेक्ट। आपको उसी सब्जेक्ट का प्राध्यापक बनना चाहिए जिसके लिए आप योग्य है, जिसमें आपकी रुचि है, दिलचस्पी है, जिसमें काम करने की मज़ा आपको आती है, तब जाके आपको मज़ा आएगा। वरना
आपको भी ये बोरियत लगेगी, स्टूडेंट्स को भी बोरियत लगेगी और पूरी शिक्षा पद्धति है वो फेल हो जाएगी। When things are out of order, there is chaos. जब ऑर्डर नहीं रहता है क्लास में, अगर देखो कि विद्यार्थी इधर उधर बैठे हुए हैं, अध्यापक क्या बोल रहा है कोई सुन नहीं रहा है, तो फिर क्या हो जाता है, क्लासरूम और बातें कर रहे हैं विद्यार्थी, अध्यापक बोर्ड पर लिख रहा है, किसी को सुनने में दिलचस्पी नहीं है, तो क्लासरूम में ये कैओस हो जाता है। एक बार मैं पढ़ा रहा था एक क्लासरूम में, मेरे बगल वाले क्लास में आवाज़ होने लगी, ज़ोर ज़ोर से स्टूडेंट्स हंसने लगे, चिल्लाने लगे, बोलने लगे। मुझे बाहर निकलना पड़ा, वहाँ जाके देखा कि एक टीचर पढ़ा रहा है और विद्यार्थियों को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, तो क्लासरूम कैओस हो जाती है। दूसरे आसपास के क्लासरूम में उनको भी वो दिक्कत हो जाती है। तो ये एजुकेशन में नहीं होना चाहिए। ऑर्डरलीनेस ऑफ प्रीमाइसिस, ऑर्डरलीनेस ऑफ कंडक्टिंग द लर्निंग सेशंस and orderliness of timings of beginning and conclusion of terms all reflect the overall orderliness and excellence of education. तो पूरी सिस्टम जो है उसमें ऑर्डर होना चाहिए। राइट टीचर राइट स्टूडेंट हो बराबर है, क्लासरूम में हमने कहा कि उसके अनुरूप हो, लेबोरेटरी की ज़रूरत हो तो लेबोरेटरी होनी चाहिए, कंप्यूटर लैब चाहिए तो कंप्यूटर लैब चाहिए, और 40 स्टूडेंट्स है तो 40 कंप्यूटर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो 10 कंप्यूटर है और 40 स्टूडेंट्स को उसमें बैठा दिया तो एक कंप्यूटर पर 4 लोग काम करें, ये अच्छा नहीं है। तो पूरा इस प्रकार का कैलकुलेशन होना चाहिए कि एक ऑर्डर हो जाए, सभी को अपने अनुरूप चीज़ मिल पाए, तब जाके एक्सेलेंस इन एजुकेशन आ पाएगा। नेक्स्ट स्टेप जो है उसका नाम हमने रखा है एप्रोप्राइटनेस। एप्रोप्राइटनेस यानी योग्यता। ये क्या है? एप्रोप्राइटनेस इज डूइंग राइट थिंग्स एट राइट टाइम इन राइट मेजर। यहाँ एक और हमने डायमेंशन ला दिया, राइट मेजर। राइट थिंग होनी चाहिए, राइट टाइम में होनी चाहिए और राइट मेजर में होनी चाहिए। मेजरमेंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। व्हाट इज प्रॉपर इज एप्रोप्राइट। कहाँ पे क्या चीज़ प्रॉपर है, ये अगर हम तय कहेंगे तो वही एप्रोप्राइट है। मैचिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स टू राइट मेजर इज एप्रोप्राइटनेस। जो अलग अलग पहलू है उन सबको मैच करके उसको मेजर के अनुरूप हम शेप देते हैं, तब जाके एप्रोप्राइटनेस निर्माण होती है। व्हाट इज़ द राइट वे टू ट्रांसफर द नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट एरियाज। भिन्न भिन्न विद्याशाखाओं का नॉलेज जो है हमारे पास में, तो उसको भी हमको अपने विद्यार्थी के समक्ष रखना है, तो उसको राइट वे में योग्य रीत से रखना चाहिए, जिससे कि उसमें क्या एप्रोप्रिएट थिंग है वो पता चल पाए। अभी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो उसमें कई क्षेत्रों की बात मैं कर रहा हूँ, पर वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं ये मुझे सोचना चाहिए कि जो विषय की हम बात कर रहे हैं उसमें अगर उसकी कोई अहमियत है, जैसे कि कोविड की बात हमने कर दी, पर क्यों तो इसमें कुछ उसका एप्रोप्रिएटनेस था, योग्यता थी, इसलिए किए। एप्रोप्रिएटनेस इज नॉट मोर एंड नॉट लेस। कुछ ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कुछ कम भी नहीं होना चाहिए। लेट एजुकेशन बी अ स्मूथ फ्लो, लेट इट नॉट ओवरफ्लो। स्मूथ फ्लो हो तो अच्छा है, ओवरफ्लो हो जाता है तो वेस्ट हो जाता है, वो काम में नहीं आता है। लेट इट बी फुल, टोटल एंड कंप्लीट। व्हेन एप्रोप्रिएटनेस इज एंश्योर्ड देयर इज नो इम्बैलेंस। जब शिक्षा में एप्रोप्रिएटनेस आ जाएगी, योग्यता आ जाएगी, तब उसमें इम्बैलेंस नहीं होगा, असमतुला नहीं होगी, और एक समफल फ्लो में, एक अच्छे स्मूथ फ्लो में बातें होने लगेगी। तो ये महत्वपूर्ण जो एस्पेक्ट्स है इसकी बात हमने की। इतने ही एस्पेक्ट्स है ऐसा भी नहीं है, इसके अलावा भी कुछ एस्पेक्ट्स है जिसकी चर्चा मैंने की नहीं है, पर आपको ध्यान पे लाना मैं ज़रूर समझता हूँ, तो इसलिए मैं उसका निर्देश करके छोड़ देता हूँ, क्योंकि इतनी बातें भी अगर आपके ध्यान में रहेगी तो मैं सोचता हूँ कि आपका जो रिसर्च है, आपका जो टीचिंग है, वो एक्सेलेंट हो ही पाएगा।
कुछ और भी पहलू इसमें हैं जुड़े हुए, तो उसका मैं केवल निर्देश करूँगा। तो जो और एस्पेक्ट्स है वो है टाइमलीनेस। हमने बताया कि टाइम सर होनी चाहिए हर एक, तो टाइमलीनेस वो भी ज़रूरी रहती है, समय सरता, कि हर एक बात समय सर होनी चाहिए। आपको मान लीजिए कि 40 लेक्चर्स दिए गए हैं और 40 लेक्चर्स में 10 टॉपिक्स आपको पढ़ाने हैं, तो आपको इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए कि हर एक टॉपिक के लिए अगर आपको ज़रूरी लगता है तो 4-4 टास्क आप विभाजित कर लो और उसमें आपका टॉपिक 40 लेक्चर में समाप्त कर दो। फिर ऐसा ना हो जाए कि 40 में से 30 लेक्चर टॉपिक टास्क आप ले, तब तक तो ये क्या 2 टॉपिक्स चलाओ और बाद में 10 लेक्चर के अंदर बाकी सभी से चीज़ भी नहीं चलनी चाहिए। उसमें एक प्रपोर्शन होना चाहिए, टाइमलीनेस भी होना चाहिए, ये भी ज़रूरी है। फिर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है वो है रिलायबिलिटी। आपकी शिक्षा, आपका संशोधन वो रिलायबल होना चाहिए। आपने समाज के सामने रखना, आपने एक रिसर्च पेपर पब्लिश कर दिया कोई जर्नल में, तो वो रिलायबल है कि नहीं, वो बहुत महत्व, क्योंकि बड़े स्टैंडर्ड जर्नल में पब्लिश हो गया है और कई विद्यार्थी अभ्यासी जो है उसका यूज़ करेंगे। अब उसमें जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है, जो डेटा दिया है, अगर वो विश्वसनीय नहीं होगा तो आने वाली पीढ़ियाँ जो उसको उसका आधार पे संशोधन करेगी, तो उसमें ये आपकी गलती है वो द्विगुणित होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। आपने अपने रिसर्च में 2-4 गलतियाँ की है, वो तो उसके आधार पे रिसर्च करने वाले में हो जाएगी, उसके बाद में भी उसमें कुछ 2-4 उसकी गलतियाँ मिक्स हो जाएंगी, और ऐसे करते करते ऐसा रिसर्च होने लगेगा 10, 20, 25 साल बाद कि जिसका कोई रिलायबिलिटी नहीं होगी। तो ऐसा होगा तो फिर एक्सेलेंस कैसे सिद्ध होगा? तो जो कुछ भी बात आप बताते हो, क्लासरूम में पढ़ाते हो या अपने रिसर्च में जिसको रखते हो, वो रिलायबल है कि नहीं, रिलायबिलिटी उसमें है कि नहीं, ये भी आपको देखना चाहिए। फिर ब्रेविटी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। छोटी सी बात होती है, एक पॉइंट होता है जिसको आप 10 मिनट में समझा सकते हैं, उसको इतना लंबा खींचते हैं लोग, इतना लंबी बात करते हैं कि असल बात क्या है, क्या कहना चाहिए, वही किसी के समझ में ना आए। 5 मिनट में अगर कोई बात आप रखते हो तो किसी की समझ में आ जाएगी, पर उसी बात को अगर 50 मिनट तक खींचते हो और इधर उधर घुमाते हो तो फिर कुछ हाथ में नहीं लगेगा। तो ब्रेविटी, जिसको हमने इकोनॉमी कहा था, उसके लिए ये दूसरा शब्द है ब्रेविटी, वो भी ज़रूरी है। फिर मीनिंगफुलनेस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। मीनिंगफुलनेस यानी अर्थपूर्णता, अर्थपूर्ण होना चाहिए अपनी जो बात है, मीनिंगफुल। ब्रेविटी हो इतना इस नहीं है, संक्षिप्त में तो आपने रख दिया, पर वो मीनिंगफुल है कि नहीं है। तो छोटी सी बात बहुत शॉर्ट में रख दी, पर वो मीनिंगफुल होनी चाहिए। जैसे कि आइंस्टाइन ने बहुत बड़ी शोध कर दी और उसको एक छोटे से सूत्र में रख दी, E इज़ अ MC स्क्वायर। अब इसमें कितने E, MC और स्क्वायर, बस इतने ही वर्ड्स है, एक छोटा सा सूत्र बना दिया। पर ये सब ब्रेविट संक्षिप्त तो है, लाघवपूर्ण तो है, पर मीनिंगफुल भी है, बहुत मीनिंगफुल है। इसकी व्याख्या करनी हो तो भौतिक शास्त्र का, फिजिक्स का कोई प्रोफेसर है, उसको समझाने बैठे तो शायद 2-4 घंटे भी कम हो जाए कि क्या E क्या है, क्या M क्या है, C क्या है, स्क्वायर क्या है, और इसके द्वारा आइंस्टाइन क्या एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। तो शॉर्ट में रखना तो बराबर है, पर वो मीनिंगफुल भी हो कि जिसको समझाने में फिर काफ़ी लगता है। हमारे कल उपनिषदों की हमने बात की थी, तो बड़े बड़े उपनिषद हैं। उपनिषद में ऐसा कहा जाता है कि कुछ 4-5 जो है, या कई लोग 8-10 गिनाते, वो महावाक्य है। आपको लगेगा कि महावाक्य यानी क्या, वाक्य तो होता है सेंटेंस, पर कुछ वाक्यों को महावाक्य कहा गया है। तो आपको जिन्होंने उपनिषद का अभ्यास नहीं किया होगा उनको तो लगता होगा कि महावाक्य यानी बहुत लंबे वाक्य होंगे। बहुत लंबे वाक्य भी होता है। संस्कृत में बाणभट्ट नामक एक बहुत बड़े विद्वान लेखक हो गए हैं, जिन्होंने कादम्बरी नामक एक ग्रंथ लिखा है। आजकल मराठी में तो उपन्यास को, नॉवेल को भी कादम्बरी कहा जाता है, पर उनका कादम्बरी एक संस्कृत का बहुत ही बड़ा गद्य कथा थी, बहुत बड़ी है। अब हम लोग मास्टर डिग्री में पढ़े थे संस्कृत में कादम्बरी, तो
5-5, 6-6 पन्ने तक एक वाक्य चलता था। संस्कृत में ऐसी व्यवस्था है, समास प्रचुर, तो एक ही शब्द वो 2-3-4 पंक्तियों तक विस्तरता था और एक वाक्य 6-7 पन्नों तक चला है। यानी शुरू हुआ वाक्य वो खत्म होगा 6-7 पन्ने तक, ये इतनी लेंथ, इतनी लंबाई में भी बात होती, तो क्या वो महावाक्य है? नहीं, उसको महावाक्य नहीं कहते, उसको तो लेंथी सेंटेंस कह सकते हो, लंबा वाक्य कह सकते हो, प्रलंब वाक्य, पर महावाक्य नहीं है। तो उपनिषद में महावाक्य किसको बोलते हैं? तो एक वाक्य है तत्वमसि, एक ही शब्द हुआ तत्वमसि, आपने कई लोगों ने सुना होगा, एक शब्द का वाक्य, ये वाक्य नहीं है, महावाक्य है। और ये तत्वमसि क्या है उसको समझाने के लिए तो बड़े बड़े उपनिषद लिखे गए हैं और उसके ऊपर बहुत बड़े भाष्य लिखे गए हैं, उन भाष्यों के ऊपर भी टीका लिखी गई है और उसको भी समझाने के लिए पादटीप लिखी गई है, तब जाके ये तत्वमसि क्या है वो समझ में आती है। तो ब्रेविटी हो, संक्षिप्तता हो, पर उसमें कुछ मीनिंगफुलनेस चाहिए, अर्थवत्ता चाहिए। तत्वमसि क्या है? दूसरा वाक्य है, महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, तो ये भी महावाक्य है, पर ये क्या है ये समझाने के लिए 1.5 घंटे का समय भी कम पड़ जाए मुझे, तब जाके मैं अहम ब्रह्मास्मि या तत्वमसि क्या है वो समझा पाऊँ। तो ऐसी मीनिंगफुलनेस भी आ सकती है और वो आएगी तब जाके हमारी रिसर्च जो है वो एक्सलेंट बनेगी। फिर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है अवेयरनेस, आपके अंदर सजगता होनी चाहिए, कॉन्शियसनेस होना चाहिए। आप जो विचारते हैं वो अवेयर होकर सुनना है, ऐसा जिधर सोच लिया सोते सोते कुछ बात मगज में आ गई और लिख दिया, नहीं, अवेयर होके, सावधान होके, सावध होके आपको रिसर्च करनी है। और जब आप अवेयर होके काम करेंगे जब जाके वो आगे होगी। और ये सब करने के लिए आप में कंसंट्रेशन होनी चाहिए। कल हमने दक्ष गुरु की बात की थी, उसमें भी कंसंट्रेशन की बात की थी। 3C जो सक्सेस मंत्र में थी उसमें एक कंसंट्रेशन भी था। तो कंसंट्रेशन वो भी महत्वपूर्ण है, कंसंट्रेट होनी चाहिए, बात एकाग्र होनी चाहिए। और जब एकाग्र होकर हम कुछ रिसर्च करते हैं तब जाके वो एक्सलेंट रिसर्च होता है। इधर उधर कुछ रिसर्च आर्टिकल पढ़ लिखना हो तो आपको बहुत एकाग्र होके, अवेयर होके उस पर विचार करना चाहिए, संशोधन करना चाहिए, तब जाके कुछ क्लिक होगा आपके मन में और फिर उसको आप रख पाएंगे तो वो एक्सलेंट हो जाएगा। और ये बात आपने कितनी मेहनत से, कितने दिनों, कितने महीनों के रिसर्च के बाद की है, पर जब आप उसको रखते हो आर्टिकल के रूप में तब जाके वो उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि आपकी बात शॉर्ट में हो, इतना ही संपूर्ण नहीं है, पर क्लियर होनी चाहिए। तो क्लैरिटी इज़ ऑल्सो महत्वपूर्ण, समझ में आ जानी चाहिए। आपने जो बात रखी है वो ऐसी हो कि बिल्कुल ही क्लियर हो जाए, कि कोई उसके बारे में संदिग्धता ना हो जाए, तब जाके वो क्लैरिटी आ जाएगी। और ये सब होगा तब जाके आपका रिसर्च है, एजुकेशन है, वो एक्सलेंस होगा। और एक्सलेंस एजुकेशन दे पाएंगे आप, तब जाके आपको दक्ष गुरु कहा जाएगा। और ये गुरु दक्षता जो फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम है उसका हेतु बर आएगा। तो 2 व्याख्यानों में हमने जो बात की है उस पर अगर आप गौर करेंगे, सोचेंगे, तो आपको लगेगा कि आपको टीचर में से एक्सलेंट टीचर बनने के लिए, गुरु में से दक्ष गुरु बनने के लिए क्या जरूरी है। और वो प्राप्त करने के बाद आप ऐसे गुरु बन पाएंगे कि सफलता तो आपके लिए सहज हो जाएगी। उर्दू के एक बहुत बड़े शायर है इकबाल, उन्होंने लिखा है एक शेर में, कहा है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। तो खुदा जो है वो यानी कि परमेश्वर है, वो अपने बंदे को पूछता है कि भाई तू क्या चाहता है। पर किसको पूछता है? जिसने अपने बुलंद कर दिए, खुद ही जो है अपनी, खुद ही यानी अपना वजूद है उसको ऐसा बुलंद कर दिया है कि उसको फिर कुछ चाहना ही नहीं पड़ता है, वो जो चाहेगा वो उसको मिल पाएगा। तो आप भी अपने खुदी को ऐसा बुलंद करो कि आप जो कुछ भी चाहो वो मिल पाए
और आपके लिए तो बहुत साले साल है, बहुत अवसर है आगे बढ़ने के लिए। उसी इकबाल ने एक शेर में कहा है कि सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहा और भी है। तू शाही है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। तो शाही यानी ईगल पक्षी, गरुड़ पक्षी, जो बहुत ही ऊंची उड़ान करता है। तो तू शाही है और तेरे सामने उड्डयन करने के लिए, अवकाश के लिए एक नहीं और अनेक आसमान है, उसमें आपको उड़ना है। ऐसी हाइट पे आपको जाना है जहाँ पे आप पहुँच सकेंगे। और इसके लिए ये जो कुछ बातें हमने बताई है वो आपको कुछ फ़ायदेमंद होगी, यूज़फुल होगी। तो मेरा भी ये प्रयत्न, HRDC गुजरात यूनिवर्सिटी का भी ये प्रयत्न सार्थक होगा, UGC का भी जो ये गुरु दक्षता प्रोग्राम है वो सफल होगा। ये सफल हो ऐसी कामना करता हूँ। इसके लिए आपसे बातचीत करने का जो मौका मुझे मिला, इसके लिए HRDC के डायरेक्टर डॉक्टर जगदीश जोशी का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और आप सबकी सफलता की कामना करता हूँ। शिवास्ते पंथानः। धन्यवाद। I would like to thank the resource person of today for such a scholarly discussion. I'm very happy that he made the topic very interesting. The resource person has taken lifelike examples. The resource person has sought the examples from academia and industry. The resource person has taken very current examples which we all are facing. I many a time thought that, okay, the resource person is talking about the experiences which I myself experience. So really, I'm thankful to the resource person for making it very lively with examples and making it very interesting with case studies. After all, friends, the sessions are for all of us. We learn a lot from such sessions. Maybe sometimes such sessions raise some doubts and questions in our mind, but that is also the purpose of such sessions. Whenever some doubt or question comes to our mind, we should try to read more on that. We should try to search more on that. We should try to read authentic material. We should try to research on that. And that is how we can satisfy our inquisitiveness. This inquisitiveness is very important and that pushes us to work hard and hard. After all, we all are working for higher education and the future of India, that is our students. I would like to thank the resource person on behalf of all of you, all the viewers, all the participants. I would like to express my heartfelt gratitude to the resource person on behalf of UGC, Human Resource Development Center of Gujarat University. On behalf of Gujarat University, on behalf of all the stakeholders of UGC and MHRD, on behalf of all those who have directly or indirectly contributed for the success of this session. Thank you very much.